Hello everyone, welcome back to my channel. The first article is the right to disconnect. So what is in this article? Let's elaborate in a very simple manner. So the right to disconnect bill focuses on protecting employees from work related communication beyond official working hours, especially in a digital and remote work era. सो इन सिंपल वर्ड जो बिल है उसका एम क्या है, वो क्या करेगा, वो लीगली प्रोटेक्ट एम्प्लॉयज़ फ्रॉम वर्किंग रिलेटेड डिजिटल कम्युनिकेशन आउटसाइड ऑफिशियल आवर्स। मतलब ये जो बिल है ये क्या करेगा, एम्प्लॉयज़ को प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम वर्क रिलेटेड डिजिटल कम्युनिकेशन। जैसे वर्क रिलेटेड डिजिटल कम्युनिकेशंस क्या होती हैं, कॉल्स, ईमेल, मैसेजेस आउटसाइड ऑफिशियल्स एरा। मतलब कोई कंपनी होती है, मान लो हम काम करते हैं तो एक उसका थ्रेशोल्ड होता है, आप 9 to 5 आइए, 9 to 8 आइए, इतने आज तक आप काम कर सकते हैं। उसके आगे आप काम करेंगे तो उसके कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होंगे। तो इसी में ये बिल आया है जो प्रोटेक्ट करेगा एम्प्लॉयज़ फ्रॉम वर्क रिलेटेड कम्युनिकेशन beyond official working hours, especially in a digital and remote work era. Second, digital technology has blurred the boundary between work time and personal time, leading to extended working hours without formal recognition or compensation. तो जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है, मान लो जो हमारा काम अब मोस्टली डिजिटली होता है, वर्क फ्रॉम होम तो डिजिटली है, तो उसमें मतलब बाउंड्री क्लियर डिसाइडेड नहीं है कि आपका वर्क टाइम कितना, आपके लिए उस कंपनी के लिए आपका वर्क टाइम कितना होना चाहिए और आपका पर्सनल टाइम कितना होना चाहिए, जिससे लीडिंग टू एक्सटेंडेड वर्किंग आवर्स विदाउट, और इससे क्या होता है, वर्किंग आवर्स हमारे एक्सटेंड होते हैं, बढ़ जाते हैं, और विदाउट एनी मतलब इसको ना कोई रिकग्निशन मिला और ना इसके लिए कोई कंपनसेट किया जाता है। थर्ड, Indian labor law currently regulate working hours but do not clearly define or regulate digital work and after hours communication by employees। मतलब इंडियन लॉ, जो हमारा इंडियन लेबर लॉ है, वो हमारा रेगुलेट करता है वर्किंग आवर, बस विदाउट एनी क्लियर डिफाइन। मतलब कोई क्लियर डिफाइन नहीं है कि डिजिटल वर्क कितना होना चाहिए और उसके जो बाद का हम काम करते हैं कम्युनिकेशन बाय एम्प्लॉयर्स, तो इसमें कोई क्लियर रेगुलेशंस अभी तक नहीं आया है। Fourth, the bill seeks to ensure that employees are not penalized for ignoring work calls, emails or messages outside their designated working hours। तो बिल क्या इंश्योर करता है, जो एम्प्लॉयज़ होंगे उनको पेनलाइज ना किया जाए फॉर इग्नोरिंग वर्क, वो काम जो उनके बियॉन्ड कम्युनिकेशन होगा, मतलब बियॉन्ड वर्किंग आवर होगा, जैसे कॉल, ईमेल और मैसेजेस आउटसाइड देयर डिजिग्नेटेड वर्किंग hours. Like Europe, where countries like France legally recognize the right to disconnect, India lack a clear statutory or judicial framework on this issue। मतलब नॉट लाइक यूरोप, और जहाँ कंट्रीज़ जैसे फ्रांस ये उन्होंने लीगली रिकग्नाइज दिया है कि द राइट टू डिस्कनेक्ट, जैसे आपको बियॉन्ड वर्किंग आवर आप काम करते हो तो ये आपका राइट है कि आप उससे वहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाओ। बस इंडिया के पास ऐसा कोई क्लियर स्टैट्यूटरी या जुडिशियल फ्रेमवर्क नहीं है इन दिस इशू। 6. Excessive employer control through constant digital connectivity raises concerns under Article 21 of the Constitution, which guarantees the right to life and personal liberty। मतलब एक्सेसिव एम्प्लॉयर कंट्रोल, मान लो ज़्यादा एम्प्लॉयर का कंट्रोल होता है एम्प्लॉयज़ का, कहाँ पे, इन अ कॉन्स्टेंट डिजिटल कनेक्टिविटी, ये कंसर्न्स रेज करता है, जो कि हमारा आर्टिकल 21 अंडर कॉन्स्टिट्यूशन जो क्या हमारा गारंटी देता है, द राइट टू लाइफ, एंड ये हमारी पर्सनल लिबर्टी है कि हम कितना काम करें और कितना नहीं। 7. The bill does not create an absolute right but encourages negotiated arrangement between employers and employees through contracts or workplace policies। जो बिल है वो एक एब्सोल्यूट राइट तो नहीं क्रिएट करेगा, बट हम ये इनकरेज करेगा नेगोशिएट किनके बीच में, बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़, थ्रू किसके थ्रू कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट्स और वर्कप्लेस पॉलिसीज़। ओवरऑल द बिल हाईलाइट्स द नीड to modernize Indian labor law to address challenges of digital labor, work-life balance and employees' mental well-being। तो ओवरऑल बिल किस चीज़ पे फोकस करता है या हाईलाइट करता है कि जो नीड है
हमारे इंडियन लेबर को उसको मॉडर्नाइज करना चाहिए। और चैलेंजेस और जो डिजिटल लेबर हैं उनको चैलेंजेस उनके एड्रेस करने चाहिए। वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए और एम्प्लॉय मेंटल वेलबींग जिससे अच्छी रहेगी। The second article is about India tops global doping list. First point, India has topped the global doping violation list for the third consecutive year according to the World Anti-Doping Agency WADA data, which raises serious concern about ethics, compliance and athlete awareness in Indian sport. फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इंडिया ने तीसरे साल लगातार ग्लोबल डोपिंग लिस्ट में टॉप पोजीशन अचीव की है, जो WADA के डेटा पर बेस्ड है। और ये इंडियन स्पोर्ट सिस्टम के लिए एक सीरियस वार्निंग है, क्योंकि ये एथिक्स और फेयर प्ले पर क्वेश्चन रेस करता है। सेकेंड पॉइंट, the data shows that India recorded the highest number of adverse analytical findings, positive dope tests among all countries, even higher than nations with much larger athlete populations and sporting ecosystems. रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव डोप टेस्ट पाए गए हैं, जो कि एक डेवलप्ड स्पोर्ट नेशन से भी ज़्यादा हैं, इवन दो उनका एथलीट बेस और स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। थर्ड पॉइंट, मोस्ट डोपिंग वायलेशन इन इंडिया आर लिंक्ड टू एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स एंड प्रोहिबिटेड सब्सटेंस often used for muscle growth, stamina enhancement and faster recovery, especially in power and endurance sports. इंडिया की डोपिंग केसेस का जो मेन रीज़न एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स और परफॉर्मेंस इन्हेंसिंग ड्रग्स हैं, जो स्ट्रेंथ, स्टेमिना और फास्ट रिकवरी के लिए यूज़ किए जाते हैं, स्पेशली पावर और इंड्योरेंस स्पोर्ट्स में। Fourth point, a major reason behind high doping case is lack of awareness among athletes, particularly at grassroots and state levels, where many unknowingly consume banned substance through supplements or medicines. एक मेजर प्रॉब्लम ये है कि जो कई एथलीट्स को ये पता ही नहीं होता है कि वो जो सप्लीमेंट या मेडिसिन कंज्यूम कर रहे हैं, ले रहे हैं, उसमें बैंड सब्सटेंस हो सकता है, क्योंकि अवेयरनेस का लेवल जो है वो काफ़ी लो है। Unregulated nutritional supplements are a key contributor, as many products available in India are contaminated with prohibitive substance but are marketed without proper disclosure or certification. अनरेगुलेटेड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स इंडिया में ईजिली अवेलेबल हैं, जिसमें बैंड सब्सटेंस मिले होते हैं, लेकिन लेबल पर क्लियरली मेंशन नहीं किया जाता, जो एथलीट्स को अननोनली डोपिंग की तरफ ले जाता है। सिक्स पॉइंट, द आर्टिकल हाईलाइट्स इंस्टीट्यूशनल वीकनेस सच एज लिमिटेड टेस्टिंग कैपेसिटी, अनइवन इन्फोर्समेंट एंड डिलेड डिसिप्लिनरी process which reduce the deterrence effect of anti-doping laws. आर्टिकल ये बताता है कि टेस्टिंग और इन्फोर्समेंट सिस्टम वीक है और टेस्टिंग अनइवन है, पनिशमेंट डिले होती है जिससे, और इस वजह से फियर ऑफ पनिशमेंट कम हो जाता है। 7 पॉइंट, रिपीटेड डोपिंग इंसिडेंट डैमेज इंडियाज इंटरनेशनल स्पोर्टिंग रेपुटेशन, affecting Olympic ambition, global credibility and trust in Indian athletes during international competition. ऐसे रिपीटेड डोपिंग केसेस से इंडिया की इंटरनेशनल जो इमेज है उस पर इफेक्ट पड़ता है, ख़राब होती है, ओलंपिक परफॉर्मेंस पर इम्पैक्ट पड़ता है और इंडियन एथलीट्स पर ग्लोबल ट्रस्ट कम हो जाता है। 8th पॉइंट, experts stress the urgent need for stronger anti-doping education, stricter regulation of supplements, more frequent testing, and athlete-centric counseling, along with reforms in NADA to align India with global best practices. लास्ट एंड 8th पॉइंट सेज कि एक्सपर्ट का मानना है कि अब सिर्फ पनिशमेंट नहीं बल्कि एजुकेशन बेस्ड अप्रोच चाहिए, जैसे रेगुलर अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो गए, सप्लीमेंट रेगुलेशन, फ्रीक्वेंट टेस्टिंग और NADA रिफॉर्म्स, ताकि इंडिया ग्लोबल एंटी डोपिंग स्टैंडर्ड के साथ अलाइन हो सके। द लास्ट टॉपिक इज अबाउट FSS. The last article or
topic is about FSSAI, which is Food Safety and Standards Authority of India. First point, FSSAI is a statutory body established under the Food Safety and Standards Act 2006. फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और इससे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के अंडर इस्टेब्लिश्ड बनाया किया गया था. सेकेंड पॉइंट, इट फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. ये बॉडी इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर काम करती है. थर्ड पॉइंट, FSSAI regulates manufacture, storage, distribution, sale and import of food. FSSAI का काम फूड के मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल और इंपोर्ट को रेगुलेट करना है, मतलब कि उन पर रूल्स लागू करना है. फोर्थ पॉइंट, इट सेट्स साइंस बेस्ड फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स. ये साइंस बेस्ड फूड सेफ्टी और क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट करती है जिससे जो फूड है वो सेफ और हाई क्वालिटी का हो. फिफ्थ पॉइंट, द अथॉरिटी इशूज लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशंस टू फूड बिजनेस ऑपरेटर. अथॉरिटी फूड बिजनेस ऑपरेटर जैसे रेस्टोरेंट्स हो गए, मैन्युफैक्चरर्स हो गए, इनको लाइसेंस और रजिस्ट्रेशंस इशू करती है. सिक्स्थ पॉइंट, FSSAI regulates food labeling, packaging, additives and contaminants. ये फूड लेबलिंग, पैकेजिंग, उसमें से यूज़ होने वाले जो एडिटिव्स होते हैं और कंटेमिनेट्स मतलब जो ख़राब चीज़ें होती हैं उसको भी रेगुलेट करती है. सेवन पॉइंट, इट कंडक्ट्स रिस्क असेसमेंट एंड सपोर्ट फूड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. ये फूड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करती हैं और रिस्क असेसमेंट कंडक्ट करती हैं. एथ पॉइंट, इनिशिएटिव लाइक Eat Right India promotes safe, healthy and sustainable food habits. Eat Right India जैसे इनिशिएटिव सेफ, हेल्दी और सस्टेनेबल फूड हैबिट्स को प्रमोट करती हैं जिससे लोग सही और राइट खाना खाएं.